नमस्कार। मैं ओंकारेश्वर पांडे। मधु किशोर के ट्वीट को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। दो एक चैनलों पे डिस्कशन में मैं अपनी बात रख पाया हूँ, कुछ कह पाया, लेकिन मेरे मन में और भी कई सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कांग्रेस के खिलाफ भी सवाल उठाया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और उसमें सबसे बड़ा कांड था हेराल्ड, जो न्यूज़पेपर है उसका, नेशनल हेराल्ड का। उसमें उन्होंने बड़े संगीन आरोप लगाए थे, बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने उसमें जो है वो बहुत हेरा फेरी की और बहुत पैसे बना लिए और उस पर कब्जा कर लिया, क्या क्या। ये मामला कोर्ट में जाके फ्यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया। कोर्ट में साबित नहीं हो पाया क्योंकि सच्चाई ये थी कि उसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। और एक तरह से नेशनल अखबार जैसे पुराने अखबार को एक ऐसे जो एक लीगेसी न्यूज़पेपर जिसको कहते हैं, उसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया था। और इसको इस तरह से फ्रेम कर दिया गया कि नेशनल हेराल्ड, उसको गांधी परिवार ने उसको घोटाले का अधिकार बना लिया, हथियार बना लिया, जो कि सरासर गलत था। कोर्ट में जाके वो खत्म हो गया मामला। क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने कभी ये खुल के माफ़ी मांगी, कभी देश से कहा कि भाई मैंने ये इशू उठाया था और कोर्ट ने इसको नकार दिया है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि इसमें कुछ नहीं निकल पाया? और लंबी लड़ाई, पूरे गांधी परिवार को, पूरे कांग्रेस पार्टी को उसमें लपेटा गया। झूठ था ना, कैरेक्टर एसेसिनेशन था ना। देखिए, जब हम लगातार कैरेक्टर एसेसिनेशन को अपना हथियार बना के चलते हैं, राजनीतिक हथियार, अपोजिशन पार्टीज के प्रति, अपने तमाम आलोचकों के प्रति, ऐसे सभी लोगों के प्रति जो चाहे विद इन पार्टी हो, बाहर में हो, बात तो नितिन गडकरी पे भी उठ जाती है। जैसे ही वो कुछ कहते हैं, जैसे ही लगता है कि वो बात मतलब कुछ कह रहे हैं ताकि नेतृत्व के उस पे हो, तो तुरंत उसके उनके घोटालों के भी बात हो जाती है, उनके बनाए हुए ब्रिजेस के भी घोटालों की बात आ जाती है, और फिर सब शांत हो जाता है। ये क्या है? ये क्यों है? और ये कहां से इसकी शुरुआत हुई है और क्यों है ये आज के हालात? ये राजनीति का यह तरीका बिल्कुल गलत है। इसको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको आके रोकना पड़ेगा। सबसे पहले कैरेक्टर एसेसिनेशन इस देश में गांधी का हुआ। तमाम आरोप लगाए गए गांधी पे, उनको विलेन बना दिया गया कि जैसे वही बंटवारा करवा रहे हों, जैसे वही पाकिस्तान देना चाहते हों। क्या ये सच है? पढ़ने लिखने वाले लोग आज पढ़ सकते हैं कि किसने ये सवाल उठाया था। गांधी तो बहुत बड़े हिंदूवादी थे। उनके भजनों को सुनिए, वैष्णव जन तू तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। फ्रेम कैसे किया गया कि वो पाकिस्तान देना चाहते हैं। कैसे देना चाहते हैं भाई? 37 में जब आपने अटैक किया था उन पे, तो उस समय पाकिस्तान की तो कहीं दूर दूर तक चर्चा भी नहीं थी। तो कहां से वो देना चाहते थे जब 37, 10 साल पहले? और 47 में जब ये स्थितियां आई, तो कैसे, किसने सरदार पटेल को मनाया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, सरदार पटेल ने जाके नेहरू को समझाया, और जब सब लोगों ने मिलकर समझाया कि साहब ये साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग करना पड़ेगा, उसके पहले एक स्लोगन जरूरी है, जरा उसको देखिए। आपका देश अगर बंट रहा था और आप एक मेजॉरिटी समुदाय को बिलोंग करते हैं, हिंदू समुदाय को, हिंदुओं के लिए, तो ये पूरा का पूरा देश, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा था ना। और हमारी जिम्मेवारी थी कि अंग्रेजों से इस पूरे हिंदुस्तान को अक्षुण्ण ले लें, अनडिवाइडेड हिंदुस्तान को लेना चाहिए था। हमने क्या किया? हमारा स्लोगन क्या था? हमने कहा हिंदुओं को हिंदुस्तान, मुसलमानों को पाकिस्तान। ये स्लोगन किसने दिया? तो मुसलमानों को पाकिस्तान मतलब हटाओ यहां से, हमारे घर के पिछवाड़े में भेज दो, पीछे का 2 फ्लोर इनको दे दो, बाकी हमको इनको हटा। ये गजब की बात थी भाई। आपको ये कहना चाहिए था, अगर आपके अंदर इतना ही विरोध था, जबकि उस आंदोलन को ठीक से पढ़ना पड़ेगा कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चला था, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिलकर साथ लड़े थे। लेकिन हमने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि नहीं, हिंदुओं को हिंदुस्तान। तो हिंदुओं को हिंदुस्तान, तो समूचे आज तो कितने करोड़ मुसलमान हैं इस देश में,
क्या इनको अरब सागर में डाल देंगे? और अगर नहीं तो फिर क्या दोबारा बंटवारा करेंगे? तो ये आपका नैरेटिव ही गलत है। आपको कहना चाहिए कि जो भी इश्यूज हैं यहीं सुलझाइए, और जिसको जाना है वो ईरान चला जाए, अफगानिस्तान चला जाए, कहीं और चला जाए। पाकिस्तान क्यों बनने दिया? पाकिस्तान बनने के खिलाफ में आपने कितने आंदोलन किए? और क्या ये फैक्ट नहीं है कि 1937 में सबसे पहले जो सावरकर हैं उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया, टू नेशन थ्योरी को? इस टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट क्यों किया? उसके पहले किसी हिस्टोरियन ने कहा होगा, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लीडर कहता है, और वो कब कहता है? कि जब वो जेल में बंद रहते हैं, जेल से निकल के आते हैं, अपने माफीनामे में बाकायदा लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स को लिखते हैं कि हम आपके पॉलिटिकल गेम प्लान में भी, उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे, स्ट्रेटजीज में भी। और वो स्ट्रेटजी क्या होती है? अंग्रेज चाहते थे कि इस देश को एकजुट छोड़ के न जाया जाए। कोई बहुत बड़ा देश है ये, अमेरिका चाइना सबसे बहुत पावरफुल निकलेगा, रशिया उससे भी बड़ा। इतनी आप सोच लीजिए, आज इसको जोड़ के देख लीजिए कि पाकिस्तान भी इसमें हो और आज का बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो, तो भारत कितना बड़ा होता। तो अंग्रेजों की तो ये घोषित नीति थी, फूट डालो और राज करो। उस घोषित नीति के तहत उसने जो है वो बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से चुनावों में, प्रोविंसेस को करने में, लीडरान को खड़ा करने में, तमाम चीजों में, बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को कहीं ना कहीं उसमें दिमाग लगाने में, ये सब किसने किया था? ये सब अंग्रेजों का काम था ना। बावजूद इस देश की जो सेक्युलर जनता, सेकुलरिज्म से आपको बड़ा परहेज है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम इसको मानते हैं। उसको उन्होंने चेंज किया है, नॉमेनक्लेचर क्या है? धर्मनिरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्या होता है भाई? धर्म और पंथ क्या निरपेक्षता हो गई? हो गई ना। आप गांधी को नहीं मानते और आप फिर लिखते हो गांधीयन सोशलिज्म। आप गांधी के समाजवाद में यकीन करते हैं और गांधी को इनकार करते हैं। आप गांधी के स्वच्छता को अपनाते हैं और गांधी को इनकार करते हैं। आज भी गांधी का चश्मा जो है उस स्वच्छता का प्रतीक है। आप कहते हैं नहीं नहीं, हम उनको महात्मा मानते, राष्ट्रपिता नहीं मानते। तो राष्ट्रपिता आप थे, या आप जो अब कह रहे हैं कि फादरलैंड इजराइल, क्या मतलब है इसका? मैंने कौन है फादर फिर इसका? मैंने यूं ही कुछ भी कह देना है? ये फॉल्स नैरेटिव नहीं चल पाता है। उनके स्वदेशी को आपने अपनाया, हालांकि ठीक से नहीं चल पाया। स्वदेशी की जगह आज सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं आप चाइना से। फिगर देख लीजिए उठा के ना, स्वदेशी में आपने क्या बढ़ाया और क्या इंपोर्ट हो रहा है। तो उस पॉलिसी पे भी नहीं चले। तो ये जो टोटल नैरेटिव है, आप शुरू से गलत नैरेटिव पे चलेंगे तो कभी ना कभी तो फेल होंगे। आपने उसमें डिवाइड करने की कोशिश की कि नहीं गांधी नहीं, नेहरू नहीं, इसमें सरदार पटेल ऐसे थे। वे दोनों तीनों तो एक ही में थे। सरदार पटेल तो कांग्रेस का हिस्सा रहे। यूनिटी की जो आपने स्टैच्यू बनाई है वहाँ पे गुजरात में, बहुत अच्छी बात है। सरदार पटेल की स्टैच्यू बननी चाहिए। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं, निर्माता रहे हैं, उनका, नेहरू का तो नहीं बनना चाहिए था उतना। क्यों? क्योंकि आपको नेहरू को अटैक करना है, सरदार पटेल को खड़ा करना, और भी फाल्सली। तो लोग आज के समय में ग्रोक है, तमाम तरह के ट्रुथ मशीन्स हैं, चैट जीपीटी है, ढूंढते हैं तो पढ़ते हैं तो पाते हैं कि सरदार पटेल तो कभी कांग्रेस छोड़ के गए नहीं कभी। एक बात। दूसरी बात, सरदार पटेल वो थे जिन्होंने बैन लगाया था, तो यही पढ़वाने के लिए आपने मूर्ति बनवाई होगी। फिर आप सावरकर का महिमा मंडन करना शुरू करते हैं तो लोग सावरकर को पढ़ना शुरू करते हैं। फिर पता चला सावरकर ने तो वीर अपने आप लगा लिया था, खुद ही लिख के किताब लगा लिया था। पढ़ लीजिए किताबों में कहां है। दुनिया का कोई भी नेता, चाहे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहे पहले भी कोई रहे हो या ट्रंप हो, क्या वो आए और उनमें से उन्होंने कहा कि हम किसी के समाधि स्थल पे जाना चाहते हैं? हर नेता सिर्फ एक व्यक्ति की समाधि पे जाता है, वो है गांधी की समाधि पे। गांधी इस देश की थाती हैं, पहचान है, आपकी थाती हैं। आप उनको नकारते हैं क्योंकि आपके फाल्स नैरेटिव में वो सूट करता है।
अब वो फाल्स नैरेटिव धीरे धीरे, जब तक लोगों के पास किताबें नहीं थी, गूगल नहीं था, इतिहास का ज्ञान नहीं था, अब वो घर घर ज्ञान उपलब्ध हो गया है। हम जैसे कुछ भी कहेंगे तुरंत लोग गूगल पे सर्च करेंगे कि ओंकारेश्वर क्या बोल रहे हैं, तो सच्चाई तो आ जाएगी सामने उसमें। हम कब तक बच सकते हैं? ये जो फाल्स नैरेटिव है, इसकी हार हो रही है कहीं ना कहीं। यही फाल्स नैरेटिव है जो ईरान में हार रहा है और जो यहां हार रहा है। झूठ पर आधारित लंबे समय तक नहीं चल सकता। कि आप कहोगे कि मनरेगा की स्कीम हम बंद करेंगे क्योंकि मनरेगा में गांधी जी का नाम लगा रहेगा और हम उसमें जी राम जी लगाएंगे तो राम जी के नाम पे चल जाएगा, और फिर आप धीरे से दो स्कीमें जो है महात्मा गांधी के नाम पे शुरू कर दोगे। क्यों भैया? ये क्यों कर रहे हैं? आप शुद्ध रूप से एक राजनीति कर सकते हैं, भाई ठीक है हम राइट विंग हैं, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी का भी लिखेंगे कि हिंदू राष्ट्रवादी पॉलिटिकल पार्टी। तब फिर हम क्यों लिखेंगे कि गांधीयन सोशलिज्म में यकीन करते हैं? गांधीयन सोशलिज्म क्यों? गांधी को नकारेंगे तो पूरा नकार दीजिए। फिर आधा अधूरा क्यों? गांधी के एक आदमी को उठा के नेहरू के साथी के कैबिनेट कलीग को ले लेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये पटेल हमारे साथ, बाकी तुम्हारे साथ। पटेल तो आपके साथ कभी आए नहीं और ना आएंगे। नेहरू आप उधर थे, वो आप नेहरू को जहां जहां नकारने की कोशिश करते हैं वहीं वहीं फेल हो जाते हैं। तो बात उठी थी कि मधुकेश्वर ने क्या आरोप लगाया। मैं व्यक्तिगत आरोपों पे नहीं जाता, क्योंकि एक तो उस आरोप में कोई दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो सोए थे, वो सोए, जो सोए थे वो बताए या उसका प्रमाण लेके आए, वो नहीं है। जब आएगा तो देखा जाएगा। जो है एप्स्टीन की फाइलों में, जो बाकायदा अमेरिकन सीनेट से वहाँ की एफबीआई के द्वारा जांचा हुआ है, दुनिया उस पर चर्चा कर रही है, उस पर एक्शंस हो रहे हैं, लोगों को हटाए जा रहे हैं, इस्तीफे लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के इस्तीफे हो गए, उस पर बात नहीं हो रही है। और फैक्ट्स पे बात ना हो जाए, इसलिए इस तरह की हवा क्रिएट करते रहिए। जिस पार्टी ने चाल चेहरा चरित्र की बात कही कि हम तो उस पर यकीन करते हैं, पार्टी विद ए डिफरेंस हैं, शुचिता की राजनीति करते हैं, उसमें रेवन्ना से लेके तमाम कुलदीप सेंगर से लेके जितने भी बलात्कार के आरोपों से आरोपित लोग हैं, वो उसमें कैसे प्रश्रय पाते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुए हैं। करप्शन को लेके जो आपने पूरी दुनिया पे कालाबाजारी, करप्शन, ये सब पे सवाल उठाया था, उस पर क्या हुआ? 15 लाख रुपए आ गए क्या? और अगर इतना ही था करप्शन पे, आज तो मेरा ये मानना है कि करप्शन धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनलाइज होता जा रहा है। आप फ्रीबीज की बात करते हैं कि ये लोग गलत फ्रीबीज दे रहे थे, बिजली वाला अरविंद केजरीवाल, आप तो बिहार में देने लगे। इलेक्शन आ गया तो वहां दे रहे हैं, वहां फ्रीबीज बांट रहे हैं, तो वहां करें तो ठीक है। ये नैरेटिव को ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो अब ये विचारधारा फॉल्स नैरेटिव के आधार पे नहीं चलेगी। और जो आरोप लगाने का काम आप नेहरू एडवीना पे आरोप लगाते हैं, नेहरू की शादी, कमला नेहरू की डेथ कब हुई थी और कब एडवीना का आगमन होता है, और कब ये चीज़ें आरोपित करते हैं झूठे झूठे फोटोग्राफ और वो लगा के। अभी तो कोई भाई बहन के भी फोटो होंगे तो भी आप कह देंगे कि देखिए इसमें ये है। ये तो ठीक नहीं है। व्यक्तिगत आरोप इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो कांग्रेस भी करेगी, मैं उसका 100% विरोध करूंगा। नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत चीज़ों पे आरोप नहीं होना चाहिए। लेकिन पद पे बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई चीज़ आती हो तो उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए कि क्या है सच्चाई। और मैं ये मानता हूं कि चाहे गांधी का कैरेक्टर एसेसिनेशन हो, चाहे नेहरू का कैरेक्टर एसेसिनेशन हो, या राहुल गांधी का कैरेक्टर एसेसिनेशन हो, या नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर एसेसिनेशन हो, कैरेक्टर एसेसिनेशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर बनाना भी चाहिए कि हम किस तरह से अपना नेशनल कैरेक्टर बनाएं। ये इजाज़त आपकी सरकार में ट्रोल आर्मी को, आईटी सेल को किसने दिया? आपके तमाम ऐसे नेता हैं जो तुरंत मुंह खुलते ही अपने मंत्रालय में क्या कर रहे हैं कभी नहीं बताएंगे, लेकिन कहते हैं पाकिस्तान भेज दो। ये इजाजत किसने दी? आप ही ने दी होगी ना। कि आपका कैबिनेट मंत्री टेलीविजन पे बैठ के कहता है पाकिस्तान चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो आपकी आलोचना कर रहा है। शंकराचार्य को आप घसीट रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं हम हिंदूवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं। काहे का नेशनलिस्ट?
काहे के हिंदूवादी? हिंदू समाज की कौन सी परंपरा का आपने पालन किया है? ये फॉल्स उससे नहीं होगा, भजन गाने से और ये सब चीज करने से। शंकराचार्य ने क्यों विरोध किया था? एक तो वो मान लीजिए अयोध्या में आपने मंदिर बनाया, कोर्ट के आदेश से बनाया, ठीक है, चलिए, कोर्ट पे हम कोई सवाल नहीं खड़े करते। और क्या उसमें मिला था, उसमें गर्भगृह में क्या पाया गया, देश के सामने नहीं रखा गया, चलिए कोर्ट के सामने रखा गया, कोर्ट ने फैसला किया। आप मंदिर बनाने जाते हैं, उसका उद्घाटन करने अभी आधा ही बना है, शंकराचार्य मना कर रहे हैं। शंकराचार्य ही सबसे बड़े पुरोहित, हमारे सबसे बड़े धार्मिक लीडर है ना। चारों शंकराचार्यों को बुलाते और कहते कि महाराज आप पूजा करिए, मैं तो यहाँ पीछे खड़ा रहूंगा। नहीं, आपकी पूजा होनी चाहिए, आप फोकस में आना चाहिए, आप ही सूर्य किरण देखोगे। क्या मतलब है यार? देश की जनता धीरे धीरे इस बात को समझने लगी है ना। नहीं समझ रही होती तो आपको इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। 400 पार का नारा 240 पे टिका। 240 में भी 79 पर जो लोगों ने आरोप लगाए, एडीआर ने और तमाम लोगों ने, और कमीशन पे जो आरोप लगे हैं, उसका आज तक कोई सफाई नहीं आया और आपको डाटा साफ करना पड़ रहा है। क्या मांगा था राहुल गांधी ने कि 10 लाख मतदान केंद्रों का वीडियो फुटेज दे दीजिए? नहीं दिया ना इलेक्शन कमीशन ने। क्यों? क्योंकि उससे खुल जाता कि क्या हुआ था। और वो बहानेबाजी कर रहे हैं, 10 लाख मतदान केंद्रों का डाटा है, इसको देखने में 272 साल लगेंगे। क्वांटम चिप के युग में 272 साल लगते हैं कि 272 मिनट भी नहीं लगते? आप डाटा तो देते। और नहीं, आप उसके पीठ पे खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, क्यों देना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्यों भाई? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपने लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे रखी है पार्लियामेंट एक्ट के माध्यम से कि भाई इनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता? इसीलिए बीजेपी के नेता तुरंत कहते मिलते हैं कि कोर्ट क्यों नहीं जाते, कोर्ट क्यों नहीं जाते। भाई कोर्ट के तो हाथ बांध लिए आपने। आपने कह दिया इनके खिलाफ कोई सुनवाई हो नहीं सकती। वो तो तब शांत हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अन्य मसलों पे आपको पकड़ा। 9 से 10 हजार लोगों के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई, 5 हजार से ज्यादा लोगों पे उस पे केस दर्ज हुए, उसमें से भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, उसमें से कितने लोग कन्विक्ट हुए। और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ये ठगों की भाषा, ठगों का व्यवहार नहीं है, नहीं मत करिए, यू कैन नॉट बिहेव लाइक ठग्स। ये तो स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड है, सब जगह है, पढ़िए उसको। आलोचना को दबाने की बजाय आप आलोचना को अपना एक तरह से मिरर मानते, हथियार मानते कि भैया हम इसको अपने में सुधार, अपने गवर्नेंस में सुधार करने का हथियार बनाएंगे। जहां कहीं भी आलोचना होगी मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूंगा। तो बजाय उसके आपने आलोचना का मुंह बंद करने की कोशिश की। उससे हुआ क्या है कि अंदर अंदर असंतोष जो है वो भर गया चारों तरफ। वो रिफ्लेक्ट होता है थोड़ा थोड़ा। जहां 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 लोगों को अवसर मिलता है वो बात करते हैं। क्या जरूरत थी आपको इस तरह के कानून बदलने की और उसमें कि आरटीआई एक्ट हटा दो? भैया आप इतने मतलब हाइड करना क्यों चाहते हैं? आरटीआई एक्ट इस देश को आजादी के बाद मिला हुआ एक जनता का सबसे बड़ा हथियार था। क्या पूछते थे उसमें कि भाई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई सूचना अगर हमको चाहिए तो हमें मिलनी चाहिए कि भाई आप किससे मिले थे, क्या बात हुई, कौन सी फाइल चली थी, उसमें क्या नोटिंग हुई थी, क्या हुआ। ये जनता को बताने में क्या दिक्कत है अगर हम गलत नहीं है तो? मीडिया के सवालों से, जनता के सवालों से भागता कौन है? जिसके पास छुपाने को कुछ होता है। अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो आपको भागने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आप तुलना करेंगे कि विश्व के 4 मुल्कों में हम शामिल हैं, पर कैपिटा इनकम में कितने शामिल हैं, कहां पे हैं? 20वें 30वें नंबर पे भी हैं क्या पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में? और अगर हम अपनी डेमोक्रेसी की तुलना अमेरिका से करते हैं, मैंने डेमोक्रेसी की तुलना अमेरिका से ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेसी की तुलना चाइना, कम्युनिस्ट चाइना और कम्युनिस्ट रशिया से नहीं होगी। डेमोक्रेसी की, भारत के डेमोक्रेसी की जब तुलना होगी तो डेमोक्रेटिक अमेरिका से होगी। और वो डेमोक्रेटिक अमेरिका अब खुद देखता है कि हमारे पैमाने कहां कहां गलत हो रहे हैं।
इसको कुछ आवश्यकता नहीं थी। ये जिस किसी ने सलाह दी है, ये गलत सलाह दिया है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का, पार्टी का, विचारधारा का, समूचे परिवार का हो रहा है, संघ परिवार का हो रहा है। आप टोटल नैरेटिव को खुद ही फेल कर रहे हो। जब आप कहते हो कि बंटोगे तो कटोगे, ये एक तो जहरीला इस तरह का नारा देना ही नहीं चाहिए। किससे बंटोगे और कौन काटेगा? भारत एक रहेगा, कौन काटेगा उसको? किसकी औकात है काटने की? ये नारा क्यों दिया? आपने कभी कहा कि ये नारा गलत है? नहीं कहा। चुपके से एक नारा आपने चला दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अरे एक नहीं था क्या? आपके आने से पहले भारत एक नहीं था। मतलब जो आपको सपोर्ट करे सिर्फ वही एक है। भारत तो एक है। भारत अपने झंडे के नीचे एक है, तिरंगे के नीचे एक है, अपने संविधान के नीचे एक है। चाहे जिस किसी को वोट दे, आपको वोट दे, उनको वोट दे, भाई डेमोक्रेसी है, किसी को भी वोट दे सकता है। ये स्ट्रेटेजिकल गलतियां पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करनी चाहिए। समाजों को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। अगर समाज, देश, जैसे जैसे कभी कोई ऑपरेशन सिंदूर आ जाए, अभी तेल संकट आ गया तो कहे टीम इंडिया, टीम इंडिया को एक होना चाहिए। और बाकी समय में टीम इंडिया में कोई कुछ कह दे तो उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। रामद्रोही, देशद्रोही, कुछ भी कह देंगे आप। देशद्रोही एक गंभीर शब्द है। अगर आप किसी को देशद्रोही कहते हैं तो उसको तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, जेल में बंद होना चाहिए और आपको प्रूव करना चाहिए कि वो कैसे देशद्रोही है। तो आप करोड़ों लोगों को देशद्रोही कह देंगे? ये नैरेटिव है आपका। ट्रोल आर्मी आपकी, कुछ नहीं मिलता है तो तुरंत गाली गलौज करता है और आपकी आपकी जो आईटी सेल उसको वॉच करता है और देखता है कि हाँ ये गाली दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ये किसने इजाजत दी? ये नैरेटिव को दुरुस्त करना होगा। अगर चाल, चरित्र, चेहरा बचाना है तो बचा नहीं है, कुछ खत्म हो चुका, चूंकि आप ही ने खुद खत्म किया है। एंगर लोगों के भी मन में भरा पड़ा है। वो लोग भी जो है, जो दूसरी पार्टियों के लोग भी इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, करते होंगे, मैं उसकी भी उतनी ही निंदा करता हूं। राजनीति में क्रिटिसिज्म का एक लेवल होना चाहिए। बिलो द बेल्ट अटैक नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर भी। इसलिए आज जब ये सवाल आया है तो मैंने तो पहले भी कहा कि भैया इस आरोप में कुछ है नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप तो कोर्ट में गलत हो गए जो उन्होंने कांग्रेस पे लगाए थे, लेकिन उनकी आदत है। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन भी होना। भैया आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे जब आपको प्रधानमंत्री का नाम आपके लिए नहीं लिया जा रहा था? तो आप भी फ्रस्ट्रेटेड थे। पार्टी में पूरी लॉबिंग की आपने और फिर अपने अपने आप को लीडर बनवाया। फिर आपने अटल जी को हटाया, जो हटे सब किनारे हुए, आडवाणी, जोशी, जसवंत सिंह, तमाम नाम। क्या उन लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा? क्या होना नहीं चाहिए? राजनीति में आता है, हर व्यक्ति आता है, अपने राइस अपने देखता है ना कि एमएलए बने हैं, एमपी बनेंगे, एमपी बने हैं तो मंत्री बनेंगे, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। ये कौन लोग हैं जो चलाते हैं जो फ्रस्ट्रेशन है? कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। आम आदमी को फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा कि आपको सत्ता में लेके आए? इसीलिए लेके आए ना कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे जॉब्स मिलेंगे, अच्छी मौके मिलेंगे। तो देश को भी तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आपने उसमें बांट दिया कि नहीं हमारे तो अच्छे दिन आए, हम आपके लिए थोड़े अच्छे दिन कहते। जब आप उस पद पे जाते हैं तो समूचा देश आपको एक निगाह से आपको देखना चाहिए, वरना टीम इंडिया की आप बात कैसे कर सकते हैं? ये सारी बातें हैं। मैं जनरली इस तरह का बहुत चुनिंदा चैनलों पे डिस्कशन में जाता हूँ, क्योंकि जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, जिसको बीजेपी के ही लोगों ने प्रेस्टिट्यूट कह दिया और वो चुप हो गए, सुनते रहे। मैं तो नहीं सुन सकता कि आप प्रेस्टिट्यूट कह दो। गोदी मीडिया शब्द जो है बहुत डेमोक्रेसी के लिए घातक शब्द है। इस पे गहरे विचार करना पड़ेगा कि आरोप क्यों लगा है, और इस पे हम अलग से फिर कभी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आज जो ये मधुकेश्वर ने जो आरोप लगाए हैं वो किस सोच के तहत, क्योंकि उन्होंने आखिरी लाइन ये भी कही है कि मेरे पास और तथ्य हैं और उन तथ्यों को हम रखेंगे। वो तथ्य वो आए तो फिर उस पर बातचीत हो सकती है कि भाई क्या तथ्य हैं। कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया इसीलिए मधुकेश्वर ने लगा लिया, बात इससे नहीं बनती। बात तो कोई विक्टिम हो वो सामने आए, और अगर ये फैक्ट है, हाँ इसके जो दूसरे एस्पेक्ट है, मैंने कहा
कि ये क्यों छवि बनती जा रही है कि पार्टी बलात्कारियों को बचाती है, ये क्यों छवि बनती जा रही है कि एप्स्टीन की फाइलों में नाम आया है उसको छुपाया जा रहा है। बहुत सारी बातें तो जनता में आ चुकी कि आजकल कुछ छुप नहीं सकता। ट्विटर, फेसबुक, तमाम ऐसे सोर्सेज हैं, तमाम ऐसे इंटरनेट के साधन हैं जिसके थ्रू वो आ जाती हैं चीज़ें। उस पे भी पार्टी को गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर वो गंभीर हैं तो जैसे दुनिया में लोगों ने एक मोरल करेज लिया है, जो लोग इस्तीफ़ा देते हैं ना, मैं उनको ज़्यादा ईमानदार मानता हूँ कि उन्होंने एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। आप ही की पार्टी में नीतीश कुमार एनडीए में उसमें हैं, जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था जब गोधरा कांड हुआ। बिहार में हारे तो इस्तीफ़ा दे दिया था। ये अलग बात है कि धीरे धीरे आज जब वो अपने बेटे को लेके राजनीति में आ गए तो सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने बुढ़ापे में आके उन्होंने वही परिवारवाद जिसका वो आरोप लालू यादव पे लगाते थे वो खुद ही कर लिया। और बीजेपी में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, कांग्रेस में भी लोगों की कमी नहीं है। तो ये इशू था या है या नहीं है, ये देखना होगा कि इशू किसने बनाया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। पसंद आए तो बताइएगा, तो फिर दोबारा कुछ बोलूँगा।